हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 29 देखेंगे अपील के संबंध में। इसमें हम सेक्शन 372 से लेकर 394 तक के प्रोविजंस को देखेंगे। इसके फर्स्ट सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 372। इसमें कहा गया जब तक अन्यथा उबंधित ना हो किसी अपील का ना होना, मतलब नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। इस सेक्शन के अंतर्गत जब तक किसी क्रिमिनल कोर्ट के किसी भी जजमेंट या ऑर्डर को लाई नहीं किया जाता है, जब तक कि उसके संबंध में अदर लॉ में नहीं बताया गया हो कि केस अपील के लिए है या नहीं। इस सेक्शन के अंतर्गत कहा गया है कि विक्टिम को कोर्ट के द्वारा अधिकार प्राप्त होता है कि उस ऑर्डर और जजमेंट के संबंध में जो कोर्ट ने पास किया है एक्यूज्ड के संबंध में, वो क्या हो सकता है। अगर एक्यूज्ड को कोर्ट एक्वाइटल कर दिया हो या फिर कन्वेक्टेड किया है लेकिन बहुत ही कम ऑफेंसेस से या फिर इम्पोजिंग इनएडुकेट कंपनसेशन से, तो इस प्रकार के ऑर्डर के अगेंस्ट में जो विक्टिम होता है वो अपील कर सकता है सुपीरियर कोर्ट में, जहां ऑर्डिनरी कन्वेक्शन के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील की जाती है। नेक्स्ट सेक्शन 373, परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। इसके अंतर्गत दो सबसेक्शन बताए गए हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत कोई भी पर्सन, फर्स्ट सबसेक्शन के अंतर्गत जिसे गुड बिहेवियर रखने या पीस बनाए रखने के लिए जो श्योरिटीज देने के लिए जो सेक्शन 117 के अधीन ऑर्डर दिया गया है, सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो सेक्शन 121 के अधीन जो भी श्योरिटी एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने के जो ऑर्डर से जो एग्रीव्ड है, तो यहाँ पर सेशन कोर्ट में ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता है। इसके प्रोवाइजो में कहा जा रहा है इस सेक्शन की कोई भी बात उस पर्सन को लागू नहीं होगी जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग सेशन कोर्ट के समक्ष सेक्शन 122 के सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 4 के प्रोविजंस के अनुसार रखी गई है। नेक्स्ट है सेक्शन 374, दोषसिद्धि से अपील, अपील फ्रॉम कन्विक्शंस। इसके अंतर्गत सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कोई पर्सन जिसका हाई कोर्ट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिकेशन के कारण अगर कोई उसका ट्रायल चल रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट में नॉर्मली ट्रायल नहीं होता है, जिसमें उसको कन्विक्टेड किया गया है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि कोई पर्सन अगर सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज के ट्रायल में या किसी अदर कोर्ट के सेंटेंसेस से अगर इम्प्रिजनमेंट किया गया है, जो कि 7 ईयर्स से अधिक का इम्प्रिजनमेंट से कन्विक्टेड किया गया है, तब ऐसे में जो हाई कोर्ट में वो अपील कर सकता है। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत कहा जा रहा है कि सबसेक्शन 2 में जो भी प्रोवाइड किया गया है उसके सिवाय अगर कोई भी पर्सन, इसके अंतर्गत 3 क्लॉज कहा गया है कि कोई भी पर्सन अगर ट्रायल में कन्विक्टेड किया जाता है, तो फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत अगर वो कन्विक्टेड किया गया है किसी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा या मेट्रोपोलिटन ऑफ द फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास के द्वारा। बी क्लॉज के अंतर्गत कहा जा रहा है जो सेक्शन 325 के अंतर्गत यदि कन्विक्टेड किया गया है। सी क्लॉज के अंतर्गत कहा जा रहा है जिसके बारे में किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर सेक्शन 360 के अंतर्गत यदि ऑर्डर दिया गया है या फिर कोई भी सेंटेंसेस किया गया है, तो वो सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है। सेक्शन 4 के अंतर्गत आईपीसी के ये जो सेक्शन है, जैसे सेक्शन 376, सेक्शन 376 का ए, सेक्शन 376 का ए बी, सी डी, डी ए, डी बी और ई, इन सेक्शनों के अंतर्गत यदि किसी प्रकार का जो भी सेंटेंसेस के विरुद्ध में अगर कोई भी अपील अगर दर्ज की गई है, तब ऐसे में जो ये जो अपील जो दर्ज की गई है वो दर्ज किए गए तारीख से लेकर, डेट से लेकर 6 मास के, मतलब 6 महीने की अवधि के अंदर तक में उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा। सेक्शन 375, कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का विवेचन करे, अपील ना होना। इस सेक्शन के अंतर्गत कहा गया सेक्शन 374 में कुछ भी हुआ हो जहां पर यदि एक्यूज पर्सन्स ने यदि इस सेक्शन के अंतर्गत यदि एक्यूज पर्सन ने अपने गिल्ट को स्वीकार कर लिया है या फिर वो प्लीडेड कर लिया है, तब ऐसे में उसने जो भी अभिवचन किया है उस गिल्ट के लिए, उसके संबंध में उससे कन्विक्टेड अगर किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पर फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत कहा गया है यदि वो कन्विक्टेड हुआ है हाई कोर्ट के द्वारा तो भी कोई भी अपील नहीं होगी। बी क्लॉज के अंतर्गत कहा गया है यदि उसे कन्विक्टेड किया गया है सेशन कोर्ट के द्वारा या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा या मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास के द्वारा, तब यहाँ पर एक प्रोवाइजो में कहा गया है कि सिर्फ सेंटेंसेस की जो लीगैलिटी या फिर सेंटेंसेस कम या ज़्यादा हुआ है या फिर इनलीगल तौर पर कोई सेंटेंसेस दिया गया है, तब ऐसे में ही अपील जो है वो लाई हो सकती है।
नेक्स्ट सेक्शन 376 छोटे मामलों में अपील ना होना। इस सेक्शन के अंतर्गत कहा गया सेक्शन 374 में कुछ भी हुआ हो, अगर जो भी कन्विक्टेड पर्सन्स है वो कोई भी अपील, कुछ ऐसे क्लॉजेस बताया गया है इसके नीचे में कि अगर ये मामला होता है, ये केस में है, तो अपील नहीं होगी। फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत कहा गया है यदि जो हाई कोर्ट ने केवल इम्प्रिजनमेंट जो है वो 6 मंथ तक के लिए दिया है, या फिर फाइन लगाया है केवल 1000 रुपीज़ तक का, या फिर उसने फाइन भी लगाया है, या फिर इम्प्रिजनमेंट के लिए भी अगर उसने सेंटेंसेस पास कर रहा है, तो क्लॉज के अंतर्गत कहा गया है यदि सेशन कोर्ट या फिर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, अगर उसने जो भी सेंटेंसेस दिया है इम्प्रिजनमेंट का वो केवल 3 मंथ तक के लिए है, या फिर उसने 200 रुपये तक के जो फाइन्स है उसके लिए कहा है, या फिर इम्प्रिजनमेंट के लिए भी कहा, या फिर फाइन के लिए कहा गया, अगर ऐसा कोई भी सेंटेंसेस अगर पास करता है तो डी क्लॉज के अंतर्गत कहा है यदि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने केवल 100 रुपीज़ तक के फाइन के लिए अगर सेंटेंसेस दिया है। इसके डी क्लॉज में कहा गया है जो भी समरी ट्रायल के केसेस में यदि सेक्शन 260 के अंतर्गत जो भी मजिस्ट्रेट पावर थे उसने केवल 200 रुपीज़ तक के अगर सेंटेंसेस अगर पास किया है, तो प्रोवाइजो में ये कहा जाता है कि ऐसे किसी भी सेंटेंसेस के साथ कोई भी ऐसा अगर अदर सेंटेंसेस मिक्स कर दिया जाता है कि तो ऐसे में जो भी सेंटेंसेस है उसके संबंध में अपील की जा सकती है। केवल इस रीज़न पे अपील जो है वो लाई नहीं किया जाएगा। इसके फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत कहा गया है जो भी कन्वेक्टेड पर्सन है यदि उसने बीच ऑफ पीस रखने के लिए यदि श्योरिटी देने के लिए ऑर्डर दिया गया है। सेकेंड क्लॉज में कहा गया है जो भी फाइन देने के लिए अगर वो व्यक्ति सक्षम नहीं है या फिर वो नहीं दे पाता है, तो उसके लिए जो भी इम्प्रिजनमेंट के लिए जो डायरेक्शन के लिए सेंटेंसेस किया गया है। थर्ड क्लॉज में कहा गया है कि उस केस में जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट जो है वो एक से अधिक सेंटेंसेस के संबंध में किया गया है, तो ऐसे में जो भी फाइन्स की जो भी कुल टोटल अमाउंट होगी उस केस के संबंध में उससे अधिक नहीं होगी जो कि पहले उसके संबंध में पास किया गया था। नेक्स्ट सेक्शन 377 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो सबसेक्शन 2 में जो भी प्रोविजंस है उसके सिवाय जो स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट इन दोनों कोर्ट को छोड़कर अगर किसी अदर कोर्ट के द्वारा यदि ट्रायल में किसी भी प्रकार से अगर एक्यूज्ड को कन्विक्टेड किया जाता है या उसके संबंध में इस केस में कोई भी सेंटेंसेस पास किया जाता है, तो इसके संबंध में जो भी अपील होगी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा किया जाएगा। किस ग्राउंड पे यदि वो इनएडुकेटेड सेंटेंसेस के संबंध में अगर किया गया है। तो 2 क्लॉज के अंतर्गत कहा गया है जो भी सेशन कोर्ट में यदि कोई भी सेंटेंसेस किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा पास किया गया है। बी क्लॉज के अंतर्गत अगर हाई कोर्ट में कोई भी सेंटेंसेस यदि किसी अदर कोर्ट के द्वारा यदि पास किया गया है, तो ऐसे में जो भी अपील उपस्थित करने का डायरेक्ट दे सकती है। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि ऐसी कन्वेंशन किसी ऐसे केस में है जिसमें कि ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत गठित जो कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा कंसिस्ट या फिर किसी इस कोर्ट के किसी भी अन्य के द्वारा जो कि सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इम्पावर्ड किसी के द्वारा किया गया है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को उस सेंटेंसेस के संबंध में जो कि इनएडुकेटेड ग्राउंड के आधार पर जो भी सेंटेंसेस के अगेंस्ट में जो भी अपील जो होती है उसे उपस्थित करने के लिए डायरेक्ट दे सकती है। किस क्लॉज के ऊपर में? फर्स्ट क्लॉज ये है कि अगर वो सेशन कोर्ट के द्वारा यदि कोई सेंटेंसेस मजिस्ट्रेट के द्वारा पास किया जाता है। बी क्लॉज के अंतर्गत अगर हाई कोर्ट में जो भी सेंटेंसेस पास किया जाता है अगर वो किसी अदर कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो सेंटेंसेस के अगेंस्ट में जो कि इनएडुकेटेड ग्राउंड के आधार पर जो भी अपील की गई है, तब ऐसे में जो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट होता है उस सेंटेंसेस के अगेंस्ट में तब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि एक्यूज्ड को उस सेंटेंसेस के संबंध में वो जो कॉजेज होता है वो एक्सप्रेस करने के लिए वो पूरा अवसर नहीं दे दिया जाता। और जब वो अवसर लेता है और वो कारण दर्शित करता है, कॉजेज एक्सप्रेस करता है एक्यूज्ड, तब उस समय वो अपने आप को एक्वार्टल करने के लिए या फिर जो भी सेंटेंसेस है उसे रिड्यूस करने के लिए भी वो अभिवचन कर सकता है। सबसेक्शन 4 के अंतर्गत जब आईपीसी के जो ये सेक्शन है सेक्शन 376 ए बी बी सी डी डी ए डी बी और सेक्शन 376 ई इन सेक्शनों के अंतर्गत जो भी सेंटेंसेस के विरुद्ध में अगेंस्ट में जो भी अपील दाखिल की जाती है, तब अपील ऐसे दाखिल करने के 6 मंथ के अंदर के भीतर उसे डिस्पोज किया जाना है। नेक्स्ट सेक्शन 378 दोष मुक्ति की दशा में अपील। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कहा गया है कि जो भी सबसेक्शन 2 में प्रोविजंस है उसके अलावा जो सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 5 के अंतर्गत रहते हुए
फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं किसी भी केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को किसी भी कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा पास एक्वार्टल के ऑर्डर से जो सेशन कोर्ट में अपील की उपस्थिति के लिए डायरेक्ट दे सकता है। डी क्लॉज के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट किसी भी केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट के द्वारा पास किसी भी एक्वार्टल्स के डायरेक्ट को या फिर जो भी अपील के ऑर्डर से या फिर जो भी रिविजन्स में जो भी सेशन कोर्ट के द्वारा जो भी पास एक्वार्टल के ऑर्डर से वो हाई कोर्ट में अपील उपस्थित करने के लिए डायरेक्ट दे सकेगा। सेक्शन 2 के अंतर्गत अगर ऐसा कोई एक्वार्टल का ऑर्डर किसी ऐसे केस में यदि पास किया जाता है जिसमें कि ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत कंसिस्ट किसी भी दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के से या फिर इस कोर्ट के भिन्न किसी भी सेंट्रल एक्ट के अधीन यदि ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इम्पावर्ड के द्वारा किया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी सबसेक्शन 3 के प्रोविजनों के अधीन जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को क्लॉज के अंतर्गत जो भी एक्वार्टल के ऑर्डर्स होते हैं जो कि कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा पास किया गया है सेशन कोर्ट में। बी क्लॉज के अंतर्गत जो भी एक्वार्टल्स के जो भी ऑर्डर्स होंगे जो अपील जो ऑर्डर्स जो कि हाई कोर्ट के अलावा किसी अन्य कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है तब ऐसे में उस एक्वार्टल के जो ऑर्डर्स होंगे उसे रिविजन्स में जो सेशन कोर्ट के द्वारा यदि पास किया जाता है हाई कोर्ट में अपील उपस्थित करने का डायरेक्ट दे सकती है। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो भी सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंतर्गत हाई कोर्ट को जो भी अपील करना है वो तब तक नहीं अपील की जा सकती जब तक कि हाई कोर्ट उसकी परमिशन नहीं दे देता है। अगर परमिशन दे भी सकता है या फिर परमिशन नहीं भी दे सकता है। सबसेक्शन 4 के अंतर्गत जो भी एक्वार्टल का ऑर्डर अगर कंप्लेंट पर किसी ऐसे केस में अगर पास किया जाता है और जो हाई कोर्ट होता है वो कंप्लेनेंट द्वारा जो भी एप्लीकेशन किए जाने पर एक्वार्टल के ऑर्डर की जो अपील करने की जो स्पेशल परमिशन अगर देता है तो कंप्लेनेंट ऐसी अपील हाई कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है। सबसेक्शन 5 के अंतर्गत एक्वार्टल के ऑर्डर से जो भी अपील के जो स्पेशल ग्रांट दिए जाने के लिए सबसेक्शन 4 के अंतर्गत यदि कोई एप्लीकेशन हाई कोर्ट के द्वारा उस कंडीशन में जिसमें कि जो कंप्लेनेंट यदि ऐसे में पब्लिक सर्वेंट है और उस एक्वार्टल के ऑर्डर की जो भी तारीख कंप्यूटेड की गई है वो 6 मंथ की समाप्ति के पश्चात या फिर कोई अदर कंडीशन है कंप्यूटेड की तो 60 डेज की समाप्ति के पश्चात वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 6 के अंतर्गत यदि किसी भी केस में एक्वार्टल के जो ऑर्डर से जो भी अपील की जो स्पेशल ग्रांट दिए जाने के लिए सबसेक्शन 4 के अंतर्गत यदि कोई एप्लीकेशन को रिफ्यूज किया जाता है तो जो भी एक्वार्टल के जो ऑर्डर से जो कि सबसेक्शन 1 के अंतर्गत या सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि कोई अपील नहीं होगी। नेक्स्ट सेक्शन 379 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषित किए जाने के विरुद्ध अपील। यदि हाई कोर्ट ने यदि एक्यूज्ड पर्सन्स को यदि एक्वार्टल के ऑर्डर को अपील से यदि वो रिवर्स कर दिया है और ऐसे में यदि उसे कन्वेक्टेड किया गया है जो कि डेथ से हो सकता है या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से हो सकता है जो कि 10 ईयर्स का हो सकता है या फिर मोर देन 10 ईयर्स का हो सकता है तो ऐसे में वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो अपील को लाई कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 380 कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। इस सेक्शन के अंतर्गत इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी बताए हुए हैं उसके अंतर्गत यदि किसी ट्रायल में यदि जो पर्सन है अगर एक से अधिक पर्सन्स के संबंध में यदि कन्वेंशन किया जाता है तब ऐसे में वो पर्सन या उनमें से किसी भी पर्सन्स के संबंध में यदि किसी प्रकार का जजमेंट या फिर ऑर्डर पास किया गया है तब ऐसे में जो भी ट्रायल में कन्वेंशन किया गया जो पर्सन्स है उसमें से सभी को उसके संबंध में अपील करने की जरूरत नहीं है, उसमें से किसी कोई एक भी अपील का अधिकार रखता है। नेक्स्ट सेक्शन 381 सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएगी। इसके अंतर्गत सबसेक्शन 1 में जो भी सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस के अंतर्गत होते हुए जो भी सेशन कोर्ट में जो भी सेशन न्यायाधीश को की गई जो अपील होगी वो सेशन जजेस या फिर अपर सेशन जजेस द्वारा सुनी जाएगी। प्रोवाइजो में कहा जा रहा है जो भी सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए ट्रायल में कन्वेंशन के अगेंस्ट में जो भी अपील होगी वो असिस्टेंट सेशन जजेस या फिर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा सुनी जा सकती है या फिर डिस्पोज की जा सकती है। सेक्शन 2 के अंतर्गत जो भी एडिशनल सेशन जजेस होंगे या फिर असिस्टेंट सेशन जजेस होंगे या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट केवल ऐसी अपीलें सुनेंगे जिन्हें कि डिविजन्स के सेशन जजेस या फिर जर्नल और जो विशेष ऑर्डर के द्वारा उसके हवाले करे या फिर सुनने के लिए जो हाई कोर्ट जो होगा वो स्पेशल ऑर्डर पास करे या फिर डायरेक्ट दे।
नेक्स्ट है सेक्शन 382 अपील की अर्जी। इस सेक्शन के अंतर्गत जितने भी अपील होंगे वो अपीलेंट या फिर उसके प्लीडर के द्वारा ही रिटर्न में पिटीशन के द्वारा की जाएगी, और ऐसे प्रत्येक पिटीशन के साथ में जब तक कि जो कोर्ट जिसमें कि वह उपस्थित मतलब सबमिट किया जाएगा, जब तक कि वो डायरेक्ट ना दे दे इसके संबंध में, और उसके साथ में उस जजमेंट की कॉपी होगी और उस ऑर्डर्स की जो कॉपी होगी जिसके विरुद्ध में अगेंस्ट में ये अपील की जा रही है। नेक्स्ट सेक्शन 383 जब अपीलाती जेल में है तब प्रक्रिया। यदि अपीलेंट जेल में है तब ऐसे में वो अपनी अपील की जो भी पिटिशंस और उसके साथ वाली जो भी कॉपी होगी वो उस ऑफिसर इंचार्ज इन जेल्स को दे सकता है, जो ऐसे में तब ऐसी जो भी पिटिशंस या कॉपी होगी वो वहाँ के प्रॉपर अपीलेट कोर्ट को भेजेगा। सेक्शन 384 अपील का संक्षेपता खारिज किया जाना। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यदि सेक्शन 382 या फिर सेक्शन 383 के अंतर्गत जो भी रिसीव्ड अपील की एप्लीकेशंस होगी, जो पिटिशंस होगा, उसका जो जजमेंट की कॉपी होगी, उसके एग्जामिनेशन पर जो भी अपीलेट जो कोर्ट का यह ओपिनियन होता है कि इंटरफेरेंस करने का कोई भी पर्याप्त ग्राउंड नहीं है, तब ऐसे में जो भी अपील होगी उसको समरली डिसमिस किया जा सकता है। प्रोवाइजो के अंतर्गत कहा जा रहा है, जो फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत जो सेक्शन 382 के अंतर्गत जो भी प्रेजेंट की गई कोई भी अपील तब तक ही डिसमिस नहीं की जाएगी जब तक कि जो अपीलेंट या फिर उसका जो प्लीडर्स को उस केस के समर्थन में सुने जाने का उसे पर्याप्त अवसर ना मिल चुका हो। बी क्लॉज के अंतर्गत कहा गया सेक्शन 383 के अंतर्गत यदि कोई भी अपील यदि उसके संबंध में जो भी अपीलेंट होगी उसे जब तक ये रिजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दे दिया जाता है उसको अपने संबंध में बोलने के लिए, तब तक उस केस को डिसमिस नहीं किया जाएगा। तब ऐसे में जो भी अपीलेट कोर्ट का यह ओपिनियन ना हो कि जो अपील है वो फेविलियस है, या फिर जो भी कोर्ट के समक्ष में एक्यूज्ड को जो भी कस्टडी में पेश करने से यदि उस केस के जो सर्कमस्टांसेस में जो अनुपात है अगर उसमें कहीं कुछ अधिक असुविधा होगी। सी क्लॉज के अंतर्गत सेक्शन 383 के अंतर्गत प्रेजेंट की गई कोई भी अपील तब तक कि समरली डिसमिस नहीं की जाएगी जब तक कि उस अपील के संबंध में कि वो अपील कब एक्सपायर्ड होगा उस संबंध में उस पीरियड के बारे में जब तक कि अनुमान ना हो चुका हो। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत किसी अपील को इस सेक्शन के अंतर्गत डिसमिस करने से पहले कोर्ट होगी वो उस केस के संबंध में रिकॉर्ड मांग सकता है। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जहां इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी अपील डिसमिस करने वाला अपीलेट कोर्ट होगा वो सेशन कोर्ट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अगर कोर्ट है तो वो वहां ऐसा करने के अपने रीजंस को वो रिकॉर्ड करेगा। सबसेक्शन 4 के अंतर्गत जहां पर सेक्शन 383 के अंतर्गत प्रेजेंट की गई कोई भी अपील अगर इस सेक्शन के अंतर्गत यदि समरेली डिसमिस कर दी जाती है और अपीलेट कोर्ट का यह ओपिनियन होता है कि उस अपीलेंट की ओर से यदि सेक्शन 382 के अंतर्गत यदि समयक रूप से प्रेजेंट की गई कोई भी अपील की अदर पिटिशन पर उसके द्वारा यदि किसी तरह का ओपिनियन नहीं किया गया है तो वहाँ पर सेक्शन 393 में जो भी बताते हुए यदि इस कोर्ट में जो यह समाधान हो जाता कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि ऐसा करना जस्टिस के लिए आवश्यक है, नेसेसरी है, तो वह उस अपील जो हो गए वो लॉ के अनुसार उसे वो सुन सकेगा और उसका जो भी डिस्पोज है वो वहाँ कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 385 संक्षिप्तता खारिज ना की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यदि अपीलेट कोर्ट अपील को समरलाइज खारिज नहीं करता है तो वह उस टाइम को और उस प्लेस की जब और जहां ऐसी अपील सुनी जाएगी उसकी सूचना फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत जो भी एप्लीकेंट या उसके प्लीडर को सूचना दी जाएगी, सेकंड क्लॉज के अंतर्गत ऐसे ऑफिसर को दी जाएगी जिसे कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा उसके बिहाफ में, या थर्ड के अंतर्गत यदि कोई कंप्लेनेंट पर यदि समरली केस में अदर कन्वेंशन के जो जजमेंट के अगेंस्ट में अगर अपील की गई है तो कंप्लेनेंट को सूचना दी जाएगी। फोर्थ क्लॉज के अंतर्गत यदि जो अपील है वो सेक्शन 377 या फिर सेक्शन 378 के अंतर्गत अगर की गई है तो एक्यूज को सूचना दिया जाएगा। साथ ही ऐसे ऑफिसर कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड को उस अपील के अधिकारों की जो कॉपी होगी वो भी दिया जाएगा। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि अपीलेट कोर्ट में यदि केस के रिकॉर्ड्स पहले से उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में जो कोर्ट होगी वो ऐसे रिकॉर्ड को मंगाएगा और पार्टीज को सुनेगा। इसके प्रोवाइजो में कहा गया है जो भी अपील होगी वो केवल दंड के परिणाम या फिर उसकी वैधता के बारे में है, तो जो कोर्ट होगा वो ऐसे अभिलेख को मंगाएगा या फिर मंगाए बिना ही उस अपील का जो निपटारा होगा डिस्पोज कर सकता है।
सबसेक्शन थर्ड के अंतर्गत जहां पर कन्वेंशन के अगेंस्ट में जो भी अपील का आधार केवल डंडाडेस की अलेज्ड सवारिटी है, वहां पर जो भी अपीलेंट कोर्ट की इजाज़त के बिना अन्य किसी भी बेस्ट के समर्थन में ना तो वो कहेगा और ना ही उसके समर्थन में वो सुना ही जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 386 अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ। इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी रिकॉर्ड के परसुइंग और यदि जो भी अपीलेंट है या उसके प्लीडर्स है अगर हाजिर है तो उसे, या उसके प्रोसिक्यूटर अगर हाजिर है तो उसे इस सेक्शन के सेक्शन 377 और सेक्शन 378 के अंतर्गत यदि अपील की कंडीशन में अगर एक्यूज्ड भी हाजिर है तो उसे सुनने के पश्चात जो भी अपीलेट कोर्ट होगी वो उस कंडीशन में जिसमें कि उसका ये ओपिनियन है कि इसमें इंटरफेरेंस करने का किसी भी प्रकार का पर्याप्त ग्राउंड नहीं है, तो जो भी अपील होगी वो उसे डिसमिस कर सकता है। फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत कहा गया है जो एक्वार्टल के ऑर्डर से यदि अपील के ऑर्डर को यदि रिवर्स कर दिया जाता है तो जो भी डायरेक्ट है वो दे सकता है। यदि कोई भी फर्दर इंक्वायरी की जाए तो अथवा जो भी एक्यूज्ड है अगर उसे रीट्रायल किया जाता है या फिर उसे कमिटेड फॉर द ट्रायल किया जाता है या फिर उसे गिल्ट ठहराया जा सकता है, और तो जो भी लॉ के अनुसार जो भी सेंटेंसेस होगा उसे दे सकते हैं। बी क्लॉज के अंतर्गत कन्वेंशन से अपील में इसके फर्स्ट के अंतर्गत यदि फाइंडिंग और सेंटेंसेस को अगर रिवर्स कर सकता है और एक्यूज को एक्वाइट या फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं, तब ऐसे में जो भी अपीलेंट कोर्ट जो होगी वो कम्पिटेड जुडिशियल सबऑर्डिनेट कोर्ट वाले जो कोर्ट के द्वारा उसे रीट्रायल किए जाने के लिए या फिर कमिटेड फॉर द ट्रायल के लिए ऑर्डर दे सकता है। सेकेंड पॉइंट के अंतर्गत सेंटेंसेस को मेंटेन रखते हुए फाइंडिंग में ऑल्टर कर सकता है, और थर्ड पॉइंट के अंतर्गत अगर फाइंडिंग में ऑल्टर करे बिना जो भी सेंटेंसेस के एक्सटेंड या फिर उसके नेचर में या नेचर और एक्सटेंड में वो ऑल्टर कर सकता है, किंतु इस प्रकार नहीं करेगा कि उससे सेंटेंसेस में वृद्धि हो जाए। क्लॉज के अंतर्गत कहा जा रहा है सेंटेंसेस की वृद्धि के लिए अपील में फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत फाइंडिंग और सेंटेंसेस को उलट सकता है और एक्यूज को एक्वार्टल या फिर डिस्चार्ज कर सकता है, या ऐसे किसी ऑफेंसेस का ट्रायल करने के लिए वो कम्पिटेड कोर्ट के द्वारा उसका रीट्रायल करने का ऑर्डर दे सकता है, या सेकेंड पॉइंट के अंतर्गत सेंटेंसेस को मेंटेन रखते हुए फाइंडिंग में ऑल्टर कर सकता है, या थर्ड पॉइंट के अंतर्गत फाइंडिंग में ऑल्टर करके या फिर ऑल्टर किए बिना सेंटेंसेस के एक्सटेंड या फिर नेचर में या फिर एक्सटेंड और नेचर में ऑल्टर कर सकता है, उसमें वृद्धि या कमी हो जाए। फोर्थ क्लॉज के अंतर्गत कहा जा रहा है किसी भी अदर ऑर्डर से अपील में ऐसे ऑर्डर को परिवर्तन कर सकता है या फिर उसे रिवर्स कर सकता है। क्लॉज के अंतर्गत कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी कंसिक्वेंटल या इंसिडेंशियल ऑर्डर जो कि न्याय संगत या प्रॉपर हो कर सकता है। प्रोवाइजो में कहा जाता है कि सेंटेंसेस में तब तक कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक कि एक्यूज्ड को ऐसे किसी भी वृद्धि के अगेंस्ट में अपने कॉज को बताने के लिए उसे पर्याप्त अपॉर्चुनिटी नहीं मिल चुकी हो। नेक्स्ट प्रोवाइजो में ये कहा जा रहा है कि जो भी अपीलेट कोर्ट होगा उस ऑफेंसेस के लिए जिसकी ये ओपिनियन है कि एक्यूज नहीं किया है उसे उससे ग्रेटर पनिशमेंट नहीं देगा जो कि अपीलेट ऑर्डर या फिर सेंटेंसेस पास करने वाले कोर्ट के द्वारा ऐसे ऑफेंसेस के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 387 अधीनस्थ अपीली न्यायालय के निर्णय। इसके अंतर्गत ओरिजिनल जुडिकेशन वाले क्रिमिनल कोर्ट के जजमेंट के बारे में चैप्टर 37 में कंसिस्ट रूल जहां तक अप्लाई हो सेशन कोर्ट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट के अपील में दिए गए निर्णय को लागू होंगे। प्रोवाइजो में कहा जा रहा है जो भी जजमेंट दिया या फिर सुनने के लिए एक्यूज्ड को ना तो लाया जाएगा और ना ही उसे अटेंडेंस होने के लिए अपेक्षा की जाएगी जब तक कि अपीलेट कोर्ट जो होगा वो डायरेक्ट ना दे दें। नेक्स्ट सेक्शन 388 अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब कभी अपील में कोई भी केस हाई कोर्ट के द्वारा इस चैप्टर के अंतर्गत सर्टिफाई किया जाता है तब वह अपना जजमेंट या फिर ऑर्डर को प्रमाणित करके उस कोर्ट को भेजेगा जिसके द्वारा वह फाइंडिंग या फिर सेंटेंसेस या ऑर्डर जो होगा जिसके विरुद्ध में अगेंस्ट में ये अपील की गई थी और रिकॉर्ड किया गया था या फिर पास किया गया था। और यदि ऐसा कोई भी कोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अलावा किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है तो हाई कोर्ट का जजमेंट या ऑर्डर वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू से भेजा जाएगा। और यदि ऐसा कोई भी कोर्ट अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का हो तो हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट या फिर ऑर्डर होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू भेजा जाएगा।
के सेकेंड क्लॉज के अंतर्गत तब वह कोर्ट जिसे हाई कोर्ट अपना जजमेंट या फिर ऑर्डर सर्टिफाई करके भेजे, ऐसे ऑर्डर करेगा जो कि हाई कोर्ट के जजमेंट या फिर ऑर्डर के अनुरूप हो, और यदि आवश्यक हो तो वो रिकॉर्ड में उसे इमीडिएटली अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 389 अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन, अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। सबसेक्शन 1 के अंतर्गत अपीलेट कोर्ट ऐसे किसी कॉजेज से जो उसके द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे ऑर्डर दे सकता है, या उस सेंटेंसेस या ऑर्डर्स का एग्जीक्यूट जिसके विरुद्ध अपील की गई है या कन्वेक्टेड व्यक्ति के द्वारा की गई है, तो अपील के पेंडिंग रहने तक वह उसे सस्पेंड कर सकता है, और यदि वह व्यक्ति कन्फेनमेंट में है तो वह ऑर्डर दे सकता है कि उसे बेल पर या फिर बॉन्ड पर उसे रिलीज किया जाए। प्रोवाइजो में ये कहा जा रहा है जो भी अपीलेट कोर्ट ऐसे किसी कन्विक्टेड व्यक्ति को जो कि डेथ से या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 वर्ष तक के या फिर उससे अधिक वर्ष तक के लिए या फिर ऐसे किसी ऑफेंसेस के लिए कन्विक्टेड किया गया है जो कि बेल पर या फिर बॉन्ड के द्वारा अगर उसे छोड़ने से पहले जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऐसे रिलीज करने के अगेंस्ट में वो अपने रिटर्न में जो कॉजेज होगा उसे बताने के लिए उसे अपॉर्चुनिटी देगा। इस प्रोवाइजो में ये कहा जा रहा है यदि ऐसे किसी केस में कन्विक्टेड पर्सन्स को यदि बेल पर रिलीज किया जा रहा है तो वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस बेल को कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। सेक्शन 2 के अंतर्गत जो भी अपीलेट कोर्ट इस सेक्शन के द्वारा अपने पावर्स का यूज हाई कोर्ट के किसी भी ऐसे अपील के केस में कर सकता है जो कि कन्विक्टेड पर्सन्स के द्वारा उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट में की गई है। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो भी कन्विक्टेड पर्सन ऐसे किसी कोर्ट का जिसके की द्वारा कन्विक्टेड किया गया है वहां पर अगर सेटिस्फाइड कर देता है कि जो भी वो अपील है वो प्रेजेंट करना चाहता है तो वहां पर जो कोर्ट होगी 2 क्लॉजेज होंगे। उस कंडीशन में जब ऐसा कोई भी पर्सन यदि बेल पर होते हुए भी जो कि 3 वर्ष से अधिक के लिए कारावास से अगर वो इम्प्रिजनमेंट किया गया है, सेकेंड क्लॉज के अंतर्गत उस कंडीशन में जब वो ऑफेंसेस जिसके लिए उस व्यक्ति को कन्विक्टेड किया गया है या फिर बेल पर वह बरी है। साथ ही यह ऑर्डर देगा कि जो भी कन्विक्टेड पर्सन्स को उतने टाइम पीरियड के लिए जितना कि अपील प्रेजेंट करने के लिए सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो भी अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर प्राप्त करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट टाइम है वो मिल जाएगा, तो उसे जो भी बेल पर होगा उसे छोड़ दिया जाएगा तब तक के लिए जब तक कि उसकी जो बेल है उसे रिजेक्ट करने के लिए जो भी पर्याप्त कॉजेज होगी वो नहीं मिल जाता है, तब तक कि उसे जो बेल पर रिलीज कर रखा जाएगा और उसे जो भी इम्प्रिजनमेंट होगा जो सेंटेंसेस होगा उससे उसे रिलीज समझा जाएगा। सबसेक्शन 4 के अंतर्गत जब अल्टीमेटली अपीलेंट को किसी भी पीरियड के इम्प्रिजनमेंट जो कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंसेस दिया जाता है तब उस समय जिसके टाइम पीरियड में उसे रिलीज रखा जाता है तो उस टाइम पीरियड की संगणना करने में जिसके लिए उससे सेंटेंसेस दिया गया है हिसाब में नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 390 दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। इस सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन 378 के अंतर्गत अपील अगर प्रेजेंट की जाती है तब हाई कोर्ट वारंट जारी कर सकता है जिसमें कि वह डायरेक्ट होगा कि जो एक्यूज होगा उससे अरेस्ट किया जाए और उसे किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के समक्ष लाया जाए, जहां पर उस कोर्ट के समक्ष एक्यूज को लाया जाता है वहां पर जब तक कि वो अपील जो होगी वो डिस्पोज नहीं हो जाती है तब तक कि उसे प्रिजन में रखा जाता है या फिर उसकी जमानत के लिए ले सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 391 अपीली न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इस सेक्शन के अंतर्गत किसी भी अपील पर ओपिनियन करने के लिए जो भी अपीलेट कोर्ट होगा या फिर कोई भी फर्दर एविडेंस आवश्यक समझा जाएगा तो वह उन कॉजेज को रिकॉर्ड करेगा और ऐसे किसी भी एविडेंस या तो वह स्वयं ले सकता है या फिर उस मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कि अपीलेट कोर्ट हाई कोर्ट के है या फिर सेशन कोर्ट के है या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसे ये डायरेक्ट दे सकता है। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो भी फर्दर एविडेंस सेशन कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा ले लिया जाता है तब ऐसे में जो भी एविडेंस सर्टिफाई करके वो अपीलेट कोर्ट को भेजेगा और तब ऐसा कोर्ट ऐसे अपील को डिस्पोजल करने के लिए प्रोसीड करेगा। सेक्शन 3 के अंतर्गत जो भी एक्यूज्ड या उसके प्लीडर को उस समय प्रेजेंट होने का राइट होगा जिस समय की वो फर्दर एविडेंस लिया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 392 जहां पर अपीलीय न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप में विभाजित हो वहां प्रक्रिया।
इस सेक्शन के इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी अपील होगी वो हाई कोर्ट के द्वारा उसके बेंच ऑफ जजेस के समक्ष सुनी जाती है और वे जो भी ओपिनियन होंगे वो समान रूप में, अगर इक्वल रूप में अगर डिवाइडेड है, तब जो भी अपील होगी और उनके ओपिनियंस के सहित वो उस कोर्ट के किसी भी अदर्स जजेस के समक्ष रखी जाएगी और ऐसे जजेस ऐसे किसी भी केस के पश्चात, मतलब जो भी प्रोसीडिंग होंगे उसके पश्चात जैसा कि वो ठीक समझेंगे वो अपना ओपिनियन देंगे और जो भी जजमेंट या ऑर्डर होगा वो उस ओपिनियंस के अनुसार होगा। प्रोवाइजो में ये कहा जा रहा है यदि बेंच कॉन्स्टिट्यूटिंग करने वाले जजेस में से कोई भी एक जजेस या फिर जहां अपील इस सेक्शन के अंतर्गत किसी भी अदर जजेस के समक्ष रखी जाती है, वहां पर जो भी जजेस होंगे वो ये अपेक्षा करे तो जो अपील होगी वो बेंच ऑफ जजेस के द्वारा रीहर्ड करी जाएगी या फिर डिसाइडेड किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 393 अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। इस सेक्शन के अंतर्गत कहा जा रहा है यदि अपील में जो भी अपीलेट कोर्ट द्वारा पास किए गए जजमेंट या फिर ऑर्डर सेक्शन 377, 378, 384 के सबसेक्शन 4 और चैप्टर 30 के प्रोविजंस के दशाओं के सिवाय अगर अंतिम होंगे, तब प्रोवाइजो में कहा जा रहा है किसी भी केस में कन्वेंशन के अगेंस्ट में यदि अपील का फाइनल डिस्पोजल हो जाने पर भी अपीलेट कोर्ट जो फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत सेक्शन 378 के अंतर्गत जो भी एक्वार्टल के अगेंस्ट में उसी केस में पैदा होने वाले अपील को, और ब्लीक क्लॉज के अंतर्गत कहा जा रहा है सेक्शन 377 के अंतर्गत जो भी सेंटेंसेस के अगेंस्ट में अगर उस केस में पैदा होने वाले किसी भी अपील को सुन सकता है और उसके इन्हांसमेंट के आधार पर उसका डिस्पोजल कर सकता है। सेक्शन 394 अपीलों का उपशमन के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत सेक्शन 377 और सेक्शन 378 के अंतर्गत एवरी अपील्स का जो भी एक्यूज्ड की डेथ के साथ ही उसका फाइनल अबेट हो जाएगा। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी फाइन्स के सेंटेंसेस होंगे उसके सिवाय जो भी अपील होंगे वो अपीलेट के डेथ के साथ ही फाइनली अबेट हो जाएंगे। वाइजो में ये कहा जा रहा है जहाँ पर अपील है वो कन्वेंशन, डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंसेस के अगेंस्ट में है और जो अपील है वो अगर पेंडिंग रहने के ड्यूरेशन में यदि अपीलेट की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है, तो उसका कोई भी रिलेटिव होगा वो अपीलेट के मृत्यु के डेथ के 30 डेज के अंदर में वो अपील जो है उसके लिए परमिशन ले सकता है, अपीलेट कोर्ट में आवेदन कर सकता है। यदि आवेदन की अगर परमिशन दे दी जाती है तो उस अपील का अबेट ना होगा। इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता। आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।